बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सरदार आमिर आलमगीर प्रोग्राम रियल टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। एज़ यूजुअल मेरे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, कल हमने अपने प्रोग्राम में पिंडी के आरडीए और रिंग रोड की बात की थी और ये भी कहा था कि आज हम स्पेशली उसके ऊपर दोबारा दूसरा प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे और उन सबूतों के साथ कि किन आरडीए में किन किन लोगों के साथ सोसाइटीज़ के कौन कौन से बेचारे लोग हैं जो इस सारे मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। और नदीम अबड़ो साहब डीजी आरडीए जो हैं, उनका जो गैर अखलाकी रवैया सोसाइटी के मालिकान के साथ है, जिन्होंने अरबों रुपए लगाए हैं और उनके अरबों रुपए डूब रहे हैं। और वो लोग, गरीब लोग जिन्होंने उसमें प्लॉट ख़रीदे हुए हैं, उनको अभी LOP और NOC के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और उन चक्करों में वो क्या उनसे मांग रहे हैं, कुछ रिश्वत मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हम अपनी आवाम को वो सब कुछ दिखा सकें जो हक़ाइक़ पर मबनी हो। तो नाज़रीन, इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम भी रियल टॉक रखा है। हम इसमें हमारे साथ एक सोसाइटी के कंसल्टेंट मौजूद हैं, वकील हैं। उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। हमने उनसे रब्ता किया है, ऑनलाइन हम आपसे उनकी बात कराते हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद के गिरदोनवा रावलपिंडी की जो भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं उनको डील कर रहा हूँ। काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ और रावलपिंडी की सोसाइटीज़ के CDA और RDA के साथ चल रहे हैं। लेकिन CDA का और RDA का जो रोल है वो हमेशा से ऐसा रहा है कि उन्होंने हमेशा से यही सोचा है कि CDA ने या RDA ने कि कोई भी जो इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद के आसपास गिरदोनवा में स्पेशली रावलपिंडी में जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हैं उनको वो नहीं देना, कोई NOC नहीं देना, कोई रिलीफ नहीं देना। और जब NOC देना है तो सिर्फ इस हाल में वो देना है कि ख़ास एक अमाउंट उनसे लेके जो कि अंडर द टेबल हो और उसके बाद उनको अकोमोडेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। अब स्पेशली जो इस वक्त जो DG RDA हैं वो पहले CDA में थे। CDA में जो उनकी वो जो थी रेपुटेशन थी वो सबके सामने थी और CDA में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई, इवन कि FIA में FIR हुई। उस FIR के बाद उनके जो चार्जेस लगे जिसको काफ़ी अर्सा वो फेस करते रहे और बजाय उसको कि ना उनको वो जो ख़त्म किया जाता और उनकी जो जॉब को ख़त्म किया जाता उनको DG RDA लगा दिया गया। तो DG RDA के बाद आज तक में जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो 4, 5, 6 सोसाइटीज़ हैं वो कहते हैं कि जब हम NOC देंगे तो उसकी ख़ास एक कीमत है, वो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। अब सोसाइटी इस हाल में क्या करें? सोसाइटीज़ अपने जो उनके जो लोग हैं उनको अकोमोडेट करें, चाहे जो CDA के लोग हैं या RDA के लोग हैं उनको अकोमोडेट करें। तो मेरी तो यही है कि ये CDA और RDA का रोल इनमें से ख़त्म होना चाहिए। सर, हमारे पास जब लोग आते हैं ना, किसी सोसाइटी का GM फाइनेंस आता है, किसी का कोई फाइनेंस का कोई ठीक ठाक ऑथराइज ऑफिसर आता है, वो जब हमारे पास आता है हमें कहता है सर ये इशू है, इसके बारे में आप रेट फाइल करते हैं, इसके ऊपर आप अपील कर दें। वो इशू सारे यही होते हैं कि RDA के और CDA के अफसरान जो हैं वो कहते हैं जी कि जब तक आप हमें रिश्वत नहीं देंगे उस वक्त तक हम आपके काम नहीं करेंगे। तो मैं इस वक्त मेरी सिर्फ यही ओपिनियन है और मैंने FIA में भी ये ओपिनियन की थी कि ये बाकायदा से एक इदारा होना चाहिए जो इदारा इन सारी जो भी पाकिस्तान के अंदर सारे पाकिस्तान के अंदर जो सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं उनको वो जो एक स्पेसिफिक इदारा वो देखे, क्योंकि CDA और RDA के अफसरान इस काबिल वो नहीं है कि इस तरह के वो हालात वाक़यात देखें। इसमें जो हमारे पास जो भी बंदा आता है, चाहे वो GM होता है, चाहे वो कोई और होता है, चाहे वो किसी जो भी सोसाइटी का कोई ऑनर होता है, वो कहता है जी मेरे साथ जो DG RDA मेरे साथ जितना जो किसी CDA का जो DG लैंड, वो कहता है इतनी अमाउंट आप अंडर द टेबल देंगे तो आपका मसला हल होगा, वरना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जो सबसे पहले मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इनके हवाले से जो RDA का किरदार है वो क्वेश्चनेबल है कि जब कभी भी किसी ने NOC के लिए अप्लाई किया या लेआउट प्लान के लिए अप्लाई किया तो उनके ऊपर झूठी FIR दे दी जाती हैं, उनको झूठे केसेस में मुलव्वस कर दिया जाता है, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के ऑब्जेक्शंस लगा दिए जाते हैं और बाद में अंडर द टेबल उनके साथ सेटलमेंट कर दी जाती है। और मौजूदा जो DG साहब हैं इन्होंने तो किसी को अकोमोडेट किया ही नहीं है, सबके साथ ये इसी तरह का सलूक किया जाता है। ये नारवा सलूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली सोसाइटीज़ जो होती हैं
वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक होती हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल को अकोमोडेट करने के लिए होती हैं। इस सिचुएशन में जो RDA का किरदार है विद रिगार्ड टू अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान, विद रिगार्ड टू NOC, दैट इज़ हाईली क्वेश्चनेबल, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिवाइज। मैं समझता हूँ कि मौजूदा DGs को, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि ये लोगों को फैसिलिटेट करें। अदरवाइज़ इस तरह के मसाइल बनते रहे तो आजकल जिस तरह आबादी की शरह बढ़ रही है तो नए प्रोजेक्ट बनने बंद हो जाएंगे। इस तरह की डेवलपमेंट लेआउट प्लान जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में NOC, लेआउट प्लान, डेवलपमेंट, इनके अंदर झूठी FIR देना, फिर ब्लैकमेल करना, ये बिल्कुल भी ये RDA का जो है ये वतीरा बन चुका है और ये बिल्कुल भी मैं इसको बीइंग लॉ एक्सपर्ट इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा। एंड गवर्नमेंट शुड टेक अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट सच लाइक ऑफिशियल्स। जनाब जी साहब, आपने जो सवाल किया है उसका लुगलवार जवाब कुछ इस तरह आता है कि CDA हो, RDA हो, KDA हो, किसी भी सूबे में घुस जाएं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो बनाई गई हैं एक्ट बाई लॉज के तहत, उनकी सुपरविजन का इख्तियार दिया गया है कि सोसाइटीज़ बनने जा रही हैं किसी भी शहर के अंदर, उसमें कमिश्नर DC ऑफिस की परमिशन होती है, लॉज बनते हैं, बाई लॉज के बाद फिर परमिशन जो दी जाती है उनको सोसाइटीज़ को कि आपने LOP उसको अप्रूवल करवाना है, तो एक पूरा मोड है, एक लॉ है। उस लॉ को फॉलो करते हुए आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट जब जाते हैं, चाहे RDA है चाहे CDA है, तो वहाँ से बाकायदा बाई लॉज के मुताबिक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जब वो हैंड ओवर करते हैं, अपना पेपर वर्क पूरा करके उनको हैंड ओवर करते हैं, तो CDA और RDA बाउंड है कि लॉ के अंदर रहते हुए जो फीसिस हैं, जो ड्यूज़ हैं, वो सोसाइटी से रिकवर करें और एट स्पॉट एक्सपेक्ट करके रखे कि ठीक है जो LOP हमें भेजा जा रहा है, क्या एट स्पॉट उतनी लैंड है, क्या उस लेवल के मुताबिक इन्होंने आगे प्लाटिंग कर रखी है कि नहीं कर रखी। फिर अपने बाई लॉज को देखते हुए एक ड्यूज़ में कोई इजाफी चार्जेस क्लेम करके तो उनसे क्लेम करेगी, इससे ज़ायद उनका और कोई काम नहीं होता। जस्ट लाइक डैट मैं कहूँगा कि एक डाकिए का काम है कि डाक खाने में जब कोई बंदा खत फेंकता है तो डाकिया उठा के मुतलका बंदे तक भेज देता है। इसी तरह RDA या CDA की ड्यूटी होती है कि उनके पास कोई भी, चाहे वह सोसाइटी है या कोई प्राइवेट पर्सन भी आता है, तो वो उसकी दाद रसी के लिए हर मुमकिन कोशिश वो करे जो उसको उसका कानूनी हक हासिल है, ना कि वो बारगेनिंग में चला जाए कि हाँ जी इतनी बड़ी सोसाइटी आप बना रहे हैं, आप ऐसा करें कि इसमें मेरे कुछ शेयर रख लें, या फिर वो बारगेनिंग में चला जाए, नहीं इसमें ऐसा करें 25 करोड़ मुझे दे दें, आपका पहला स्टेप मैं क्लियर करा देता हूँ। इस किस्म की आवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी जदीद पुश्ती ज़मीन पे एक सोसाइटी शुरू की, दोस्तों से पैसे लिए, इन्वेस्ट करवाए पैसे लोगों से। हमारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं। हम काफ़ी बार जो है गए हैं LOP के लिए, हमने अप्लाई किया, हमें आज तक LOP नहीं जारी हुआ। तो नए DG साहब जो आए हैं हम उनके पास भी गए हैं कि ओबरो साहब के पास हमें LOP जारी किया जाए। पहले तो वो टाल मटोल कहते रहे कि भाई आ जाएँ, कल आएँ। जब फाइनल मीटिंग हुई उनसे, वो कहते हैं जी हमें पैसे दें, हम आपकी जो है ना आपको परमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताएं, हम पहले भी पैसे दे चुके हैं, अब भी दे चुके हैं, जितने की ज़मीनें नहीं हैं उससे ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। हमारी तो जदीद ज़मीनें हैं, हमारा क्या कसूर है कि भाई ये हमारी ज़मीनें हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का पैसा लगा रहे हैं, तो इनको भी पैसा दें। कितना पैसा दें? कभी तो वो कहते हैं जी कि मुझे आज़म साहब ने लगाया है, कभी तो कहते हैं CM ने लगाया है, कभी कहते हैं वज़ीर आज़म ने लगाया है। जी आप जहाँ पे मर्ज़ी चले जाएँ, जब तक आप हमें पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। खुला कह रहे हैं, आप बताएं हम कहाँ पे जाएं? नहीं, आपको क्यों कहते हैं कि जी हमें उसने लगवाया है, या ये क्यों नाम लेते हैं उधर? इससे पहले हम पे FIR करवा चुके हैं ये लोग, ठीक है, इसीलिए डरा रहे हैं। कितनी FIR हुई? तादाद सर बहुत ज़्यादा FIR हैं। फिर हम जाते हैं, हमसे माजरत कर लेते हैं, और जी हम मजबूर हैं, हम कानून के पाबंद हैं। कभी तो हमें कहते हैं जी आपका मैटर FIA में जाएगा, कभी तो कहते हैं नैब में जाएगा। हमने कोई चीज़ बेची नहीं है, अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, हमारा क्यों केस FIA में जाएगा या FBR में जाएगा या FIA में जाएगा? तो ये बात है, खुला पैसे मांगते हैं, FIR भी करवा देते हैं,
और उसके बाद हमें माफ़ी भी हमसे मांग लेते हैं। बताएं, इनके घर का खर्चा भी हम चला रहे हैं, अब हमें बताएं हम कहाँ पे जाएं, कितना पैसा और इनको चाहिए। हमें इसीलिए डरा रहे हैं कि आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए बता रहे हैं कि कभी हमें सीएम ने लगाया, कभी पीएम ने नहीं, लगाया। ये आपने मतलब ये बात उन्होंने आपने डीजी नदीम ओबड़ो से मिले हैं आप? जी डायरेक्ट बात हुई है, क्योंकि हम सोसाइटी के ओनर हैं, वहाँ पे हम वहाँ पे गए हैं। कितनी बार मिल चुके हैं? एक बार गए हैं, हमारी बहुत मुश्किल से उनके साथ मुलाकात हुई है, पर उन्होंने हमें साफ जवाब दे दिया। कुछ ही टाइम में उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ सेटलमेंट करें। नहीं, आपने कहा ना कि हमने उनको कहा कि जी हम किधर जाएं, तो वो क्या कहता है किधर जाओ? उन्होंने कहा जी आपका अल्लाह हाफिज़ है, जब तक हमें नहीं कुछ देते उस टाइम तक आपका कुछ नहीं होता, क्या कर लेंगे आप हमारा। हम आपकी शिकायत करेंगे पीएम को, किसी को सर, जो खुद कह रहे हैं पीएम ने हमें लगाया है। वेलकम बैक नाजरीन। आपने सुना कि कंसल्टेंट साहब क्या कह रहे थे आरडीए के डीजी के बारे में भी, और आरडीए का जो महकमा है उसके बारे में भी। मेरे साथ आरिफ चौधरी साहब हैं, मैं इनसे बात करूंगा इस सिलसिले में। चौधरी साहब, ये बताएं कि ये जो हमारे कंसल्टेंट साहब थे और वकील भी हैं ख़ास तौर पे, इन्होंने जो बताया कि ये जो उनके साथ रवैया रखा जा रहा है और उन्हें जो मुश्किलात हैं, इसका अजाला कौन करेगा? आप क्या समझते हैं कि ये पोर्टल पे डालने से, या इसको दोबारा FIA में कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या एंटी करप्शन में देनी पड़ेगी, या इसके लिए कोई वैसी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी अपना जो है आरडी के डीजी साहब नदीम ओबड़ो साहब की? आप इसे किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, आपने कहा कि इनका क्या होगा, इनका आज तक कुछ हुआ है? देखिए, एक लीगल एडवाइज़र है, उसने हमने उनसे बात की तो उन्होंने कैसे अपने आप को रिज़र्व करते हुए और SOP का ख्याल करते हुए अखलाकियात के अंदर अंदर वो सब कुछ कह गए। इन्होंने मेरी जब उनसे ऑनलाइन बात हुई है आपकी, उससे पहले मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा यार चौधरी साहब, हम आपके साथ प्रोग्राम में शायद ना आ सकें, क्योंकि इन्होंने मेरे जो मालकान है जिनका मैं कंसल्टेंट हूँ, सोसाइटी वाले, उनका इन्होंने जीना दोभर किया हुआ है। अब ये जब से नए डीजी आए हैं, इन्होंने कहा कि जनाब आप सीधी सीधी आके बात करें, हमें इधर उधर की बातें ना समझ आती हैं, ना आप अपना टाइम ज़ाया करें, ना हमारा टाइम ज़ाया करें। एक फ़िक्स रेट है, उस पे आप हमें दें और अपना काम करवाएं, छोड़ें बाकी बात। अच्छा, मतलब जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और जिन्होंने खरीद के आगे ये प्लॉटिंग करनी है, कंसल्टेंट से बात हुई थी ना, वो मेरी, भी बात कर रहा हाँ, हूँ, वो कंसल्टेंट उनको पहले पैसे भी दे हाँ, वो इसके कंसल्टेंट LOP से के और NOC के। मुझे बड़ा दुख हुआ, मतलब जब उन्होंने बड़ी दुख भरी आवाज़ में कहा, उन्होंने कहा चौधरी साहब छोड़ें, उन बेचारों का क्या है जिन्होंने दोस्तों से मिल के, दोस्तों ने आपस में पैसे इकट्ठे किए, कुछ चीज़ें बेची, कुछ दुकानें बेची, बेच के पैसे इकट्ठे करके ज़मीनें ख़रीदी, ज़मीनें ख़रीद के उस पर अब सोसाइटी बनानी थी। उनके जज्बात ये हैं कि जी हमने ये सारा काम अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विज़न पे हमने किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आने से पहले कहा था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, तो हमने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को और बहुत काम है, हम उनका हाथ बढ़ाएं। तो जितनी भी सोसाइटी वाले हैं, इन्होंने सब ने कहा, जो मेरी तो इन्हीं से बात हुई है, पिंडी वालों से, पूरा पाकिस्तान है, तो पिंडी वालों ने कहा कि जी हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उस विज़न को आगे बढ़ाते हुए, प्रमोट करने के लिए, उसके विज़न को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये सारा सिलसिला शुरू किया था, सोसाइटी बनाई, पैसे हमने कुछ उनके साथ जद्दी मालकान भी हैं जो उनके साथ पार्टनर हैं, तो उन्होंने काम शुरू किया। तो अब इनको वो कह रहे हैं, नाक में दम आया, वो उन्होंने कहा जी आए दिन हम पे पर्चे करवा देते हैं, और फिर पर्चा करवाने के बाद फिर दोबारा आते हैं कहने के जी आई एम वेरी सॉरी, अब हम मजबूर हैं क्योंकि आपने काम शुरू किया हुआ है। भाई हमने क्या काम शुरू किया है? हमने ज़मीन ख़रीदी है,
हमने अपनी ज़मीन को सीधा कर रहे हैं। मतलब ऐसे टोए टिब्बे होती हैं, आप समझते हैं सरदार साहब कि ज़मीन जब खरीदते 300-400 कनाल ज़मीन होती है, कहीं टोया होता है, कोई टिब्बा होता है, कोई ऊंची जगह होती है, उसको सीधा करने के लिए मशीनें लगाई हैं उन्होंने। कोई तामीरात तो कर नहीं रहे वो लोग, बग़ैर तामीरात के वो उन्होंने मशीनरी लगाई, उनकी मशीनें उठा ली, बाहर तक ले आए, पैसे दिए, मशीनें छोड़ दी, पर्चा करवा दिया, जाके खुद जमानत करवा ली। उसने कहा जी हर महीने वो बता रहे हैं कि पर्चा भी करवाते हैं और फिर जमानत भी खुद करवाते हैं। जा कहते हैं जी आप फिक्र ना करें, हम जाके आपकी जमानत भी करवाएंगे, हम पेश नहीं होंगे। तो सब फिर जो पर्चा देने वाले हैं वो भी, पुलिस भी इन्वॉल्व है, वो भी पैसे लेती होगी इनसे, उनका भी इसमें नहीं जाहिर है जी। वो जब पुलिस उनके साथ वो बातचीत करती है तो वो कहते हैं ना कि जी आपने उनके साथ सुलह हो गई है तो हमारे साथ भी सुलह करो। ये बताएं कि ये डीजी साहब जो थे, ये सीडीए में डिप्टी डीजी भी रहे लैंड्स में, और उसके बाद इनके ऊपर एफआईए की इंक्वायरी भी स्टार्ट हुई, इनके ऊपर पर्चा भी हुआ, ये जेल में भी गए, उसके बावजूद ये डीजी आरडीए लग गए। इसके पीछे क्या कहानी समझते हैं आप? क्या सियासी असर रसूख है, या आप क्या समझते हैं कि पैसे के लेन देन के बाद ये सब कुछ किया गया है? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट तो अपना बड़ा कहती है कि जी बड़ी साफ चल रही है और शफाफ चल रही है। सरदार साहब आप तो बिल्कुल सादा हैं, आपको नहीं मालूम। आज तक मुझे बताएं, आज तक आप मुझे बताएं किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, किसी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन के केस को पाया तकमील तक किसी पहुंचने दिया किसी ने? मतलब इसको आपने पंजाबी में अगर कहें तो हम ये कहें कि मजा मजा नहीं पैणा होंगी। एग्जैक्टली। अब देखें कि एक बंदा, इसके साथ तो बड़ा अच्छा सलूक हुआ कि एक बंदा जेल गया है, एक बंदा करप्शन में इतनी दीदा दलेरी से सीडीए में करप्शन करता रहा, और उसके बाद उसको घर भेजने की बजाय या उसका एहतसाब करने की बजाय उसको डीजी आरडीए पिंडी लगा दिया गया। इतना अहम शहर है वो, और वहाँ पे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सोसाइटियाँ जो हैं वो पिंडी की रीजन में हैं। तो वहाँ का मौसूफ को डीजी आरडीए लगा दिया, और आते ही इसने, अभी आप मुझे बताएं कि इसने 2 महीनों में क्या किया है? माँ सवाए पैसा इकट्ठा करने के, माँ सवाए इसके कि जो जाता है, हाँ जी वो रिंग रोड वाले वो डीजी एंटी करप्शन वो आपकी फ़ाइल ले गए, एंटी करप्शन ने वापस कर दी। अब क्या जी, अब आपकी नैब फाइल ले गया। वो नैब में जाते हैं, नैब वाले कहते हैं हमारे पास तो नहीं है। आते हैं आगे डी साहब वहाँ तो नहीं है। नैब क्यों ले गया? देखें ये कहते हैं ना, नहीं वैसे मैं बात करूँ, एक आदमी के पास ज़मीन है, वो LOP और NOC के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर अगर आप सोसाइटी के ऊपर केस बन सकता है तो वो सिर्फ ये बन सकता है कि भाई आपके पास ज़मीन जो है वो इतनी है और आप इतनी फाइलें बेच सकते हैं या इतनी ज़मीन को बेच सकते हैं, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। वो ये क्या बात हुई कि आपके पास अगर 100 कनाल या 500 कनाल ज़मीन है तो आपके ऊपर मैं आपको नैब के पास भेज दूँगा? मैं आपको बताऊँ, देखिए सोसाइटी वाले LOP NOC के पहले ये अपनी फाइलें नहीं बेच सकते। नहीं वो ठीक है, नहीं बेच सकते। देखिए जिनसे हमारी बात हुई है, जिनके कंसल्टेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा हमने कोई फाइलें नहीं बेची, हमने अपने दफ्तर ज़रूर बनाए हैं। वो कहते हैं ये दफ्तर आप नहीं बना सकते, दफ्तर सील कर दिया। भाई दफ्तर बना के वो क्या कर रहे हैं? आप जब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर, तो उसके लिए दफ्तर तो बनाएंगे नहीं करेंगे क्या कर? अब आप इनके पास को फाइल जमा कराते हैं, पेपर जमा कराते हैं, एप्लीकेशन जमा कराते, तो नीचे कहते हैं आप इसका एड्रेस लिखें, आपके दफ्तर का एड्रेस लिखें। खुद कहते हैं उस वक्त एक दफ्तर का एड्रेस लिखें। अगर वो दफ्तर उन्होंने बनाया है तो दफ्तर क्यों बनाया? वही बात है कि आटा गूंदती है हिलती क्यों है? भाई आटा गूंदेगी तो हिलेगी तो जरूर वो, ऐसे देखे ना। तो अब ये कहते भी खुद हैं कि ये काम करें, और उसके बाद इनको नहीं पता ये कितनी सोसाइटियाँ चक्री रोड के ऊपर उन्होंने अपने गेट लगाए हुए हैं, फूल बूटे लगाए हुए हैं, खजूरें लगाई हुई हैं, 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला प्लाजे खड़े किए हुए हैं। इनको नहीं पता, आज भी खड़े हैं। नहीं वो तो उनको पूछा है इनको आपने कैसी इजाज़त दे दी? इनके खिलाफ पर्चे हुए हैं।
पर्चे देते हैं, पहले कहते हैं जाके कर ले। पर्चे का क्या है, पर्चे तो हमने खुद चढ़वाने हैं ना। लामला सी बात है, वो बता रहे हैं कि पर्चा भी दिलवाया है मेरे ऊपर, कितने सारे पर्चे करवाए। ये आप, हाँ जी, ये आप सुन चुके हैं कि मतलब लायर ने भी बताया और आपको। फिर ये भी करते हैं कि उसकी जमानत भी करवाते हैं। आपकी 2 मालकान से भी बात हुई है, 2 मालकान ने भी ये कहा कि हम अब बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, करोड़ों रुपया इनको खिला चुके हैं, अभी करोड़ों रुपया और मांगते हैं। अब आप बताएं, नीचे से लेके ऊपर तक। एक हमारे समीउल्लाह न्याजी साहब हैं वहाँ पे RDA में, वो उन पे केस था, उनकी बेल हुई, उनको फिर उसी सीट पे उसी जगह फिर लगा दिया गया डिप्टी डायरेक्टर। अब आप बताएं कि एक की बात तो आप नहीं कर सकते। वो फिर इंक्वायरी में साबित नहीं हुआ होगा ना, और साबित क्यों नहीं हुआ होगा? जब आदमी के पास पैसे हो तो कुछ भी साबित नहीं होगा। जमानत हुआ है, साबित हुआ तो पेपर हुआ ना, वो तो ट्रायल में, ट्रायल में जाएंगे ना। उन्होंने कहा ट्रायल तक आप इधर बैठे और अपनी जो कमाई रह गई है उसको पूरा करें। वही इन्होंने नदीम मोहम्मद के साथ किया था, हमारा हिस्सा भी निकले। अब क्योंकि ये करप्ट हैं, इन्होंने आज नहीं तो कल घर चले जाना है, तो जाते जाते उन्होंने कहा कि इस गंगा में हमें भी नहा लेने दें। बहती गंगा है ना, इतनी बड़ी बहती गंगा पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जाते जाते हमें भी नहलाते जाओ। ठीक हो गया। पहले कहते थे कि जी हमें नदीम मोहम्मद साहब ने कहा कि जी मैं तो लाहौर से चीफ मिनिस्टर की तरफ से आया हूँ। फिर इन्होंने कुछ लोगों का, जिन्होंने हमें बताया, एक कंसल्टेंट ने बताया कि जी कह रहे थे कि जी मुझे चीफ सेक्रेटरी ने लगाया, जी मैं तो मेरिट पे आया हूँ, मैं तो आना नहीं चाहता था, मेरा दिल नहीं चाहा इधर आने को, मैं तो अब अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ। तो अभी एक कंसल्टेंट को इन्हें बताया कि जी मुझे तो इमरान खान साहब ने लगाया, क्योंकि ये हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अपना जो वज़ीर-ए-आज़म सलामी के लिए जाते हैं, और वो फिर कहते हैं कि जी मुझे आज़म खान ने लगाया। अब देखे ना, वो शरीफ आदमी आज़म खान, उसको इन्होंने शरीफ आदमी को भी इन्वॉल्व कर दिया कि जी आज़म खान तो बुलाता है आपको आपकी कारकर्दगी पूछने के लिए। भाई आप वो कारकर्दगी पूछने के लिए बुलाता है, ये कहते हैं कि जी वो उसी ने हमें लगाया है। वो हमसे मतलब वो दूसरे लफ्ज़ों में, मैं तो नहीं ये कहता कि मैं तो उन्हें जानता हूँ आज़म खान साहब को, वो तो ऐसे नहीं है कि वो अगर ऐसे होते तो इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनको वहाँ से उठा के यहाँ क्यों लाते अगर वो उसमें कोई ऐसी बात होती। ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं, ये इसलिए बदनाम कर रहे हैं भाई, तुम्हें तो वहाँ बुलाया जाता है दूसरे दिन कि आप बताओ आपने यहाँ अभी तक क्या किया है, तो वहाँ जाके मतलब पता नहीं क्या उनके साथ ऊपर नीचे करके क्या करके आते हैं, ये अल्लाह ही जानता है। तो ये जो सोसाइटियों की काफ़ी सारी सोसाइटी हैं, दर्जनों के करीब सोसाइटी हैं, अरबों रुपया इनका लगा हुआ है, इन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं सोचा कि इकट्ठे होकर कहीं पे इसके ख़िलाफ़ कोई एजुटेशन करें या कहीं पे दरख्वास्त दें और इकट्ठे होकर पेश हों? इस तरह के लोग जो हैं, ये तो फिर आप जितने लोग हैं बेचारे डूब रहे हैं, ये तो मर जाएंगे, ये तो वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब के पीछे मर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोई ख्याल नहीं है इनका कि ये लोग जो लाखों अरबों रुपया लगा के बैठे हुए हैं और उनको LOP नहीं दिया जा रहा, लेआउट प्लान जो है वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आपकी। अगर आपने गेट लगाना है और आपने सीधा करना है तो वो तो उसमें पर्चा कराने की भी कोई बात नहीं है। एक सोसाइटी वाले ने सरदार साहब आके 2-3 सोसाइटियाँ थी, उन्होंने कहा देखें जी हमारा अनलीगल सोसाइटी में नहीं है। उन्होंने वेबसाइट निकाली पंजाब की, उन्होंने कहा जी हम प्रोसेस में हैं। यार ये प्रोसेस सरदार साहब मुझे बताएं, ये कितने 100 साल चलेगा ये प्रोसेस होता है। आपने उनसे एज़ पर SOP NOC मांगी, ज़मीन की मांगी, वासा की मांगी, जितनी बिजली की मांगी, 3-4 NOC जो होती हैं इसके फाइल के साथ, वो सब ने पूरी करके इनको जमा करा दी। अब क्या है जी, ये प्रोसेस में है। प्रोसेस में क्यों है भाई? तो हम जी उनको जब NOC आ गई है तो उसके बाद प्रोसेस तो आपका है, आप करें। अब 2-2 साल से आप प्रोसेस कर रहे हैं और इन 2 सालों में पर्चे कर रहे हैं आप, उनको काम नहीं करने देते। वो आते हैं कहते हैं जी हमें काम करने की इजाज़त तो कम से कम हमें LOP तो दे दें, फर्स्ट परमिशन तो दें, ताकि हम अपना उनको सीधा तो करें अपनी सोसाइटी को। तो वो कहते हैं हाँ जी करें, वो करनी शुरू करते हैं तो अगले दिन आ जाते हैं, पर्चा दे देते हैं और पैसे ले लेते हैं। मतलब ये कि 2 सालों में इन्होंने अपना इनकम का अभी आपने देखा ना, अभी एक जो मालक था, जिस तरह वो एक मालक ने अभी आपको ऑनलाइन बताया
कि मैं करोड़ों पर्चे- रुपए दे हाँ, चुका हूँ। परचेज कराते तो हैं और अभी जो नए ये डीजी फिर साहब आए रोज़े माश हैं ये भी उनका कहते हैं मुझे इतने दो, तो हम कहाँ से दें, हम तो मर चुके तो हैं। इसका मतलब ये है कि डीजी साहब वहाँ पे पैसा कमाने का उनके पास अच्छा तरीका यही है कि उनका नाम भी ना आए, क्योंकि अक्सर लोग जो पुलिस में और एफआईए में होते हैं वो यही करते हैं कि पर्चा दे देते हैं, बाद में ज़मानत करा देते हैं। यही कुछ डीजी आरडीए नदीम अबड़ो साहब कर रहे हैं। जो लोग गरीब अपनी ज़मीनों के एलओपी और एनओसी के लिए जाते हैं, उनकी फ़ाइलें जमा करके उनके ऊपर पर्चा कराए जाते हैं और पर्चे कराने के बाद उनको उनकी ज़मानतें करा दी जाती हैं और फिर उनसे वो ज़मानतें कराने के दरमियान में उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये वकील भी अपने हैं और पुलिस वाले भी अपने हैं। तो इसका क्या हल है जोश साहब? ये अगर इसी तरह चलता रहा तो 2 साल तो पहले गुजर गए हैं और फिर मेरे ख्याल 10 साल और गुजर हाल जाएंगे। ये है कि देखिए इसको जी, किस तरह रोका जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि कौन सा फोरम इस्तेमाल किया जा सकता है कि इस इलीगल एक्टिविटी को रोका जा सकता है? सर गुजारिश है सरदार साहब कि जिन्होंने रोकना है वो वज़ीर आज़म साहब हैं। वज़ीर आज़म साहब की आगे टीम जो है तर्जमानों की, जी जी मशीरों की, जी जी वज़ीरों की, जी जी उन तक रसाई नहीं है। ठीक हो गया। ये अपना जो ब्यूरोक्रेट हैं इनको बुलाया जाता है, हाँ जी आप क्या कर रहे हैं, उनको वो नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी इसको दी ना हमने एनओसी दी या इनको परमिशन दी हमने, PP1 दिया, तो बाकी सोसाइटी वालों कहेंगे कि हमें भी दो। वो बाकी सोसाइटियाँ जो हैं वो मुफ्त में आ जाएंगी। अब 2 सोसाइटियों वालों को हमने पैसे ले लिए तो बाकी हम मुफ्त कैसे दे दें? वो चीखेंगे कि इनको दे दिया हमें क्यों नहीं देते। इसीलिए अब वो इस इंतज़ार में हैं कि ये सारे इकट्ठे हों। वो कहते हैं कि ये सारे इकट्ठे हों, आप कह रहे हैं ये सारे इकट्ठे होके कहीं जाए, कहाँ जाएंगे ये सारे इकट्ठे होके? ये सारे इकट्ठे होकर मकसद ये है कि एक ही दफ़ा कोर्ट में जाएंगे, जाके कहेंगे जी इन्होंने तो वो ख़रीदारी की हुई है, इन्होंने दफ्तर बनाए हुए हैं, इन्होंने प्लाट बेच दिए, इन्होंने ये कर दिए। भाई वो खाएंगे कहाँ से? मुलाजमीन रखे हुए हैं उन्होंने, मशीनरी उनकी लगी हुई है, नहीं लगा अरबों रुपया सकते तो लगा रहे हैं। आपने कहने पे लगाई है ना उन्होंने। जी, बिल्कुल ये ठीक। इतना अब तक किसके कहने पे ये हुआ है? आप देखें ना सोसाइटियों में बिल्डिंगें खड़ी हुई मैंने हैं। तो एक विज़िट किया था जो कि सोसाइटी थी एटॉमिक एनर्जी की। उसमें जो जिस पार्टी ने वो बनाई और उसके बाद वो वहाँ पे प्लाट कम है, कब्रिस्तान भी बीच में डाल दिया, ये सारा कुछ किया। इस तरह की सोसाइटियाँ भी हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ पे सोसाइटियाँ बन रही हैं उसका मैकेनिज़्म अगर आरडी के पास नहीं है तो फिर ये मैकेनिज़्म कौन बनाएगा? और एलओपी तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। एलओपी तो जो उनके पास लैंड है, उसकी लेआउट प्लान है, उसके आगे गेट लगाना है, उसके बाद उसको किस तरह रोकना है वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर पर्चा दे देना, इसका कुछ समझ नहीं आ रही। ये जो कमाई का ज़रिया आरडीए ने बनाया हुआ है, इससे निकलने के लिए आपको जैसे मैं यही पूछ रहा हूँ कि इससे निकलने के लिए पीएम साहब के जो मशीर और वज़ीर और ये सारा सिलसिला है, अगर ये भी कुछ नहीं करेगा तो फिर ये लोग तो मर जाएंगे, ये तो भूखे मर जाएंगे। जिन्होंने कुछ लोगों ने कुछ की सोसाइटियों के गेट जिनके लगे हैं उन्होंने फाइलें भी बेची हैं। जो बेचारे अभी नई सिर्फ एलओपी लेने के चक्कर में जिनके ऊपर पर्चा करा दिया जाता है और फिर उसके बाद मशीनें भी कब्जे में कर ली जाती हैं और फिर उसके बाद कब्जे से छोड़ भी दी जाती हैं और उनकी ज़मानत भी कराई जाती है उनसे पैसे लेके। ये सिलसिला कब बंद होगा, किस तरह बंद होगा, ये इसका कोई मैकेनिज़्म मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या किया जा सकता है? हम तो अपने फोरम पे इस इशू को उठा रहे हैं ताकि वो लोग जिन्होंने अरबों रुपया लगाया हुआ है और बेचारे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, जिनके घर का चूल्हा भी बंद होने वाला है इस वजह से कि उनका सारा पैसा ज़मीन में इन्वेस्ट है और वो ज़मीन से निकालने के लिए अगर जिस इदारे के पास जाते हैं वो उनसे और पैसे मांग रहे हैं। तो ये मैकेनिज़्म किस तरह ख़त्म होगा? ये सारा सिलसिला किस तरह इसको वेव ऑफ किया जा सकता है? आरडीए के डीजी साहब जो है वो क्यों इस तरह कर रहे हैं? उन्होंने ये कमाई का ज़रिया किस तरह बनाया हुआ है? ये इस तरह के रवैये को किस तरह रोका जा सकता है? ये सारा सिलसिला हमारे पास जो हम आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन, ये इस वजह से दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। जो सब अगर ये इसी तरह आगे चलता रहा, आरडीए इसी के डीजी साहब भी यही रहे जिस तरह के वो पहले सीडीए में थे और उसके बाद पर्चा होने के बाद जेल काटने के बाद अब आरडीए में चले गए हैं, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। अगर यही 2 साल और रह जाते हैं तो ये जो लोग अपनी ज़मीनें लेके बैठे हुए हैं इनका क्या बनेगा? ये किस तरह अपनी इस सारे वज़ीर-ए-आज़म के जो बहुत बड़ा एक ख्वाब था 50 लाख घरों का, जो जिसमें उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों को कहा था कि आप बीच में आएँ और ये सारा जिस तरह आबादी बढ़ रही है पिंडी की,
ये अगर आबादी नहीं बढ़ेगी तो जो रश का हाल है ये किस तरह ख़त्म करेंगे आप? ये आप कोई अपना जो आपका आइडिया है, जो आप समझते हैं कि ये हो सकता है, वो बताएं सर। सर इस पे जब तक वज़ीर आज़म खुद एक्शन नहीं लेंगे ना, उस वक़्त तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सरदार साहब के ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये नीचे सारी जिन्होंने वज़ीर आज़म तक बात पहुँचानी है, उन सब से ये मिले हुए हैं, ये सब आपस में एक हैं। देखें अभी नहीं पता चल रहा मतलब ये क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने रिपोर्ट मंगवाई रिंग रोड की, उसके बाद उसको दिया डीजी एंटी करप्शन को, उसने भी रिपोर्ट दी सारी। उसमें बताया गया कि किस किस के ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस किस ने क्या किया। तो उस वक़्त वज़ीर आज़म को नहीं चाहिए था कि ये इतनी सोसाइटियाँ हैं, ये अनलीगल हैं, लीगल हैं, अगर अनलीगल हैं तो क्यों अनलीगल हैं, अब तक इनको क्यों एलओपी जारी नहीं किया गया। अब इनके पास क्या जवाब था? जो हमारे ज़राए ने बताया है, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के ज़राए ने, कि इन्होंने ये कहा कि जनाब ये अनलीगल इसलिए हैं कि इनके पास परमिशन नहीं है। और खुदा के बंदे, अब उनको वज़ीर आज़म साहब को ये नहीं पता कि यार एलओपी किसने देनी है, परमिशन, फर्स्ट परमिशन, प्लानिंग परमिशन किसने देनी है? आरडीए ने देनी है। जब ये नहीं देगा तो ये सारी ज़िंदगी अनलीगल में ही रहेंगे। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही रहेंगे फिर सारी ज़िंदगी। जब इन्होंने देनी नहीं परमिशन तो ये अनलीगल है। भाई परमिशन दो तो ये लीगल होंगी ना। बिल्कुल, आप परमिशन ही नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी इनके पास परमिशन नहीं है और ये प्लाट बेच रहे हैं। अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टर ले लिया, कुछ चंद ऐसी सोसाइटियां हैं कि जिन्होंने एक फ़ाइल नहीं बेची, ठीक है, मैं अब उनका नाम नहीं ले सकता, मैं लूँगा उनका नाम, उनको सामने लाऊंगा जब तक वो खुद आके बताएंगे। उन्होंने कहा जी हम आके बताते हैं। उन्होंने एक फ़ाइल नहीं बेची, उन्होंने उनको भी एलओपी नहीं दिया जा रहा। तो और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने देखें अब अखराजात बंदे के घर के तो होते हैं ना, जी बिल्कुल, उनका उनका तो ये कारोबार है, उन्होंने सारी अपनी जमा पूंजी लगा दी। अब उन्होंने अपने साथ इन्वेस्टर लगाए हैं। जो इन्वेस्टर लगाए हैं, इन्वेस्टर कौन है? वो जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर लगाए, उनसे पैसा लिया। अब आरडीए कहता आपने इनसे पैसा क्यों लिया? यार इनके पैसे से आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके पास कोई शिकायत आती है, लोग आते हैं कि जनाब हमारा पैसा ये फांस खा गई, ठीक है, आप उनको नैब के हवाले कर दें। आपके पास ऐसी सोसाइटियां हैं जो चीख रहे हैं, जिनकी आपने बात करवाई है, और बाकी लोगों ने कहा कि हम अपने बात करके तो फिर हम आपको बताएंगे। ये अब इसको अगर अभी भी इस मसले को वज़ीर आज़म साहब टेकअप नहीं करते, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब नहीं देखते, तो ये जो कारोबारी लोग हैं, ये जो इन्वेस्टर लोग हैं, ये जिनके पैसा डूब रहा है, इसका पुरसान हाल कौन होगा? इनको कौन संभालेगा? इनकी जो आहो पुकार है वो कौन सुनेगा? अगर इसी तरह इंसाफ, दौरे इंसाफ और हुकूमत इंसाफ के दौर में होता रहा, तरीक़े इंसाफ के दौर में, तो फिर इंसाफ किससे मांगे जाके? ना महकमे काम कर रहे हैं, एंटी करप्शन का काम है ऐसी बात के ऊपर कम से कम इस चीज़ को नोट करना, इन लोगों से जाके पूछना ये एलओपी क्यों नहीं मिल रहा, एनओसी क्यों नहीं मिल रहा, जबकि ज़मीनें और कागजात मौजूद हैं, बाकी सारे महकमों से एनओसी और एलओपी मौजूद है, आरडीए क्यों नहीं दे रहा? और ख़ास तौर पे नदीम अबड़ो साहब इसके अंदर क्यों हायल हैं, रुकावट क्यों डाल रहे हैं, और इस रुकावट के बाद ये पर्चे क्यों होते हैं, और इन पर्चों के बाद इनकी ज़मानतें क्यों हो जाती हैं? ये सारा कुछ देखने के लिए और समझने के लिए वज़ीर आज़म साहब को थोड़ा सा मज़ीद अपने लिए कोई एक और नया मशीर मुंतखब करना होगा, और उसके बाद ही ये फ़ैसला हो सकेगा कि ये लोग जो बेचारे इस वक्त रो रहे हैं अपनी ज़मीनें लेके, इनको क्या रिलीफ़ मिल सकता है। 2 साल से 10 साल भी हो सकते हैं, 3 साल वज़ीर आज़म साहब आपकी हुकूमत को हो चुके हैं, 1.5 साल पौने 2 साल बकाया है, इसमें कम से कम आवाम को रिलीफ़ दे दें। आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।